डियर स्टूडेंट्स, किरण सिविल सर्विस की ऑनलाइन जीके जीएस क्लास में आप सभी व्यूअर्स का स्वागत है। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स जान रहे हैं कि हम लोग बीपीएससी प्रीलिम्स, सीडीपीओ और बिहार एसआई मेंस के लिए अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में कल मैंने आपके साथ एक वीडियो साझा किया था जो बिहार की चित्रकला से संबंधित था। लगभग हमारा बिहार का टॉपिक कंप्लीट होने वाला है और मैं आपके लिए आज जो टॉपिक लेकर आई हूँ ये बिहार और भारत दोनों में हमें पढ़ना है, यानी यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो आज हम जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं वो है बिहार में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। इससे पहले कि मैं इस टॉपिक पर आपको लेकर चलूँ, मैं आपसे एक प्रश्न पूछी थी कल वीडियो के अंत में कि राष्ट्रीय दलहन दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय दलहन दिवस का सही उत्तर है 10 फरवरी। राष्ट्रीय दलहन दिवस 10 फरवरी को मनाया जाता है। आज का प्रश्न मैं आज के वीडियो के अंत में पूछूंगी। वीडियो में आप हमारे साथ बने रहें और देखें, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। आज हमारा चैप्टर है बिहार में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। बिहार जिसकी राजधानी पटना, जो गंगा नदी से जुड़ी हुई है, और यही एक मार्ग था जो बिहार में यूरोपीय कंपनियों को आने के लिए प्रशस्त होकर मिला और बिहार में यूरोपीय कंपनी आई। थोड़ा सा आज मुझे पढ़ाने में दिक्कत हो रही है क्योंकि मेरे पैर में मूंछ है और मैं सीधी खड़ी नहीं हो पा रही हूँ, तो मैं यहीं से आपको व्याख्या दूंगी। बहुत ज़्यादा मैं वहाँ नहीं चल कर जा पाऊँगी। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप मेरी मजबूरी को समझ रहे होंगे। मैंने सिर्फ आज वीडियो आपके लिए बनाया क्योंकि मैं नहीं चाह रही थी कि वीडियो एब्सेंट हो, आपकी पढ़ाई बीच में रुके। नहीं तो मेरी पोजीशन नहीं थी, इस वक्त दर्द इतना है कि मैं खड़ी भी हो सकूं, लेकिन मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाया है और कोशिश की है कि आपका टॉपिक एब्सेंट ना हो। तो चलिए देखिए, बिहार में यूरोपीय कंपनी के आगमन की जब बात होती है तो सबसे पहले हम थोड़ी पृष्ठभूमि की तरफ नज़र डालेंगे कि आखिर ये यूरोपीय कंपनी भारत में आई क्यों। क्योंकि जब भारत में आई तब बिहार में आई, तो ये कंपनियां भारत में क्यों आई। जब इसकी तरफ हम देखते हैं तो भारत में इनके आने के कई कारण हमें दिखाई देते हैं। पहला कारण और जो सबसे प्रमुख कारण है वो था औद्योगिकरण। औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, जिसके बाद वहाँ कई प्रकार के कल कारखाने लगे, नई नई वस्तुओं का निर्माण शुरू हुआ और उन वस्तुओं को निर्माण करने के लिए कच्चे माल की आवश्यकता पड़ी। कच्चा माल जो कि एशिया के बाज़ार में आसानी से उपलब्ध था। पोटेंशियल एरिया है जहां कच्चे माल काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं और इसीलिए यूरोपीय कंपनियों ने रुख किया भारत जैसे देशों का, जहां इन्हें आसानी से कच्चा माल, सस्ते मजदूर और फिर तैयार माल को बेचने के लिए एक बाज़ार उपलब्ध था। इसीलिए भारत की तरफ जो यूरोपीय कंपनियों का झुकाव था उसका पहला कारण है औद्योगिकरण। मैंने यहाँ सब लिख रखा है, मैंने कहा मैं थोड़ा चलकर अभी नहीं पढ़ा पाऊंगी। तो पहला कारण था औद्योगिकरण। अगर हम दूसरे कारण की तरफ ध्यान दें तो दूसरा कारण था समाज में परिवर्तन। यूरोपीय जो समाज था पहले समतावादी था, समाजवादी था, लेकिन धीरे धीरे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद ये समाजवादी वर्ग पूंजीपति वर्ग में बदलने लगा और पूंजीवादी वर्ग का उदय कहीं न कहीं यूरोपीय कंपनियों के दूसरे देशों की तरफ आगमन का प्रमुख कारण बना। तो हम दूसरे कारण के तौर पर देख सकते हैं समाज में परिवर्तन को। अगर तीसरे कारण की तरफ चर्चा की जाए तो एक यात्री था, यूरोपीय यात्री मार्को पोलो, जो 1254 से 1324 तक अपनी यात्रा के दौरान चाइना आया, भारत की सीमा से गुजरा और इसने जब अपनी यात्रा वृत्तांत लिखी तो उसमें इसने ये जो पूर्वी क्षेत्र था इसकी व्याख्या की। इसके जो उपजाऊ भूमि थी, यहाँ जो मिलने वाली चीज़ें थी, इन सब का वर्णन किया और ये वर्णन कहीं ना कहीं यूरोपियों को भारत आने के लिए मजबूर कर गया
क्योंकि इसके कारण यूरोपीय बड़ी संख्या में भारत की तरफ मूव किए। स्पेन, पुर्तगाल, डेनमार्क, फ्रांसीसी, डच जो कि हॉलैंड वासी थे, ये सब भारत की तरफ आए। तो इसमें एक योगदान माना जाता है मार्को पोलो के यात्रा वृत्तांत को भी। तीसरा हो गया मार्को पोलो का यात्रा वृत्तांत हो गया। अगर हम चौथा और बहुत ही तत्कालिक कारण देखें तो वो था पुनर्जागरण। पुनर्जागरण के पश्चात कई सारे जो समाज में लोग थे वो एक जगह से दूसरे जगह जाकर बसे, और ये कारण बना कि लोगों को एक जगह से दूसरी जगह के बारे में आसानी से जानकारी होने लगी और लोग एक दूसरे से जुड़ने लगे। और इन सारे कारणों ने यूरोपियों को यहाँ आने के लिए, भारत में आने के लिए, एशिया के अन्य कंट्रीज में आने के लिए एक रास्ता दे दिया, एक मार्ग दे दिया। तो ये हम लोगों ने थोड़ी सी पृष्ठभूमि पे चर्चा की, यूरोपियों के आगमन से की पृष्ठभूमि कि यूरोपीय किस तरह भारत की तरफ मूव किए, और जब भारत में आए तो हमारे बिहार में भी आना इनका बनता था, क्योंकि हमारा बिहार शुरू से ही कई चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा विख्यात था। तो जब यूरोपीय भारत में आए तो फिर इन्होंने अपना वर्चस्व बिहार के क्षेत्रों में बनाया, बंगाल के क्षेत्रों में बनाया, उड़ीसा के क्षेत्रों में बनाया, ये भी समृद्ध क्षेत्र में आते थे। सबसे पहले जैसे भारत आने वाला यात्री पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा था 1498 में, उसी तरह बिहार आने वाला भी पहला यात्री पुर्तगाली ही थे। 17वीं शताब्दी में, मैंने सब यहाँ लिख रखा है, आप नोट्स बना लेंगे। 17वीं शताब्दी में पुर्तगालियों ने हुगली पर अधिकार कर लिया। हुगली जो कि बंगाल में था। हुगली पर अधिकार करने के बाद अब ये गंगा के रास्ते पटना आने लगे। हुगली में इनका केंद्र था और ये पटना आते थे नाव से, और अपने साथ चीनी मिट्टी के बर्तन लेकर आते थे। मैंने यहाँ लिख रखा है कि नाव से हुगली से पटना आते थे और मसाले और चीनी मिट्टी के बर्तन लाकर यहाँ बेचते थे, और यहाँ से सूती वस्त्र और एग्रीकल्चर कृषि के कुछ चीज़ लेकर चले जाते थे। तो ये नाव से हुगली से आते। पुर्तगालियों ने बिहार में कोई फैक्ट्री की स्थापना नहीं की, कोई कोठी नहीं बनाया, कोई केंद्र नहीं खोला, लेकिन ये पटना आते थे, हुगली टू पटना ये नाव से आते थे। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि पुर्तगालियों के बाद जो दूसरा आगमन होता है वो डचों का होता है। डच जो हॉलैंड के निवासी थे, जब डच भारत में आए और फिर बिहार में आए, तो बिहार में अगर देखा जाए पहली विदेशी फैक्ट्री कहिए या कोठी कहिए तो वो डचों द्वारा लगाई गई। मैंने यहाँ लिख दिया है, आप नोट्स बना लें। तो डच जब आए तो डचों ने 1632 ईस्वी में पटना में अपनी पहली कोठी स्थापित की। आप अगर पटना जाते होंगे या आप पटना के छात्र हैं, पटना यूनिवर्सिटी से आपका संबंध है किसी भी तरह का, शैक्षणिक या किसी भी तरह का, तो आपको पता होगा कि पटना कॉलेज की जो उत्तरी इमारत है ये डचों की कोठी हुआ करती थी। इनका शूरा का गोदाम था, ये गोदाम था जहाँ से ये बहुत ईजिली अपने सामान को नाव के सहारे गंगा नदी से लेकर निकल जाते थे, क्योंकि पटना कॉलेज की जो उत्तरी इमारत है ये गंगा के तट पर ही स्थित है। आप अगर कभी वहाँ गए होंगे तो आपने वहाँ के भवन को देखकर अंदाज़ा आपको लग जाएगा कि जैसे ये कोई कभी माल गोदाम रहा होगा। तो डचों ने 1632 ईस्वी में पटना में अपना गोदाम बनाया, शोरा का गोदाम। ये बिहार से शोरा, चीनी, अफीम और सूती वस्त्र का व्यापार करते थे। कहाँ से? बिहार से। बिहार से जो डचों का व्यापार था वो शोरा का था, अफीम का था, चीनी का था और सूती वस्त्र का था। मैंने सब यहाँ लिख दिया है। 1662 ईस्वी में मुगल बादशाह औरंगजेब ने डचों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में व्यापार करने की अनुमति दे दी, फरमान दे दिया। अब डच और भी बड़े स्तर से व्यापार करने लगे, क्योंकि इन्हें अनुमति मिल गई थी बिहार में व्यापार करने की।
यहाँ देखिए 1662 में औरंगजेब से बिहार, बंगाल और उड़ीसा के लिए व्यापारिक फरमान पत्र मिला। 21 दिसंबर 1665 को डच यात्री ट्रेवेर्नियर पटना पहुंचा और फिर पटना से ये छपरा गया। उस समय छपरा में सोना को शुद्ध करने की फैक्ट्री थी, जिसका वर्णन इसने अपनी यात्रा वृत्तांत में भी लिखा है। तो 21 दिसंबर 1665 को डच यात्री ट्रेवर्नियर पटना पहुंचता है और पटना से फिर छपरा जाता है। डचों का यहाँ पे चल रहा था अपना काम। 32 में आए, 62 में व्यापार की अनुमति मिल गई, 65 में ट्रेवर्नियर आया। इसके बाद आगे जब बढ़िएगा तो 1758 में जो डचों का शोरा का व्यापार था, इस पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। अब डच के शोरा का जो व्यापार था, उस पर डच अंग्रेजों का एकाधिकार हो गया। अब एक जगह से डच खदड़ा गए, शोरा हाथ से गया। आपको याद होगा कि 1759 में डच और अंग्रेजों के बीच एक युद्ध हुआ, जिसे हम वेदरा के युद्ध के नाम से जानते हैं। इस युद्ध में अंग्रेज विजय हुए और डच हार गए, और यही हार डचों का भारत में अस्तित्व मिटाने के लिए काफी हो गया। अब जब 1759 में बेदरा का युद्ध हुआ तो डच हार गए थे, लेकिन पटना और कासिम बाजार ये दो डचों के पास बच गया था। इनके हाथ से पटना और कासिम बाजार नहीं गया। लेकिन 1780-81 में ब्रिटेन और हॉलैंड के बीच युद्ध छिड़ गया। मैंने पहले आपको बताया कि डच हॉलैंड के निवासी थे। 1780-81 में डच और हॉलैंड के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में हॉलैंड हार गया। हॉलैंड के हारने के बाद 10 जुलाई 1781 को डचों का जितने भी माल गोडाउन थे, उन सबको अंग्रेजों ने अपने अधिकार में ले लिया। यानी कि डचों के सारे माल गोदाम हार के साथ ही अंग्रेजों के हाथ में चले गए। अब भारत में डचों का बहुत अस्तित्व सिमट गया था। लेकिन फिर 1784 में डचों ने, जो डचों के माल गोदाम अंग्रेजों ने लिए थे, डचों को वापस कर दिया। कब कर दिया? 1784 में पुनः वापस मिल गया इनको। लेकिन ये इनके पास बहुत लंबे समय तक नहीं रहा। 1795 ईस्वी में पुनः अंग्रेजों ने डचों से उनके सारे कोठी, माल गोदाम और फैक्ट्रियां वापस ले ली। 1795 ये वो वर्ष था जब अंग्रेजों के द्वारा डचों का जो भी भारत में, बिहार में अस्तित्व था, कहीं ना कहीं धीरे धीरे नष्ट होने लगा था। 1824-25 आते आते डच पूरी तरह से भारत से समाप्त हो चुके थे। डचों का जो भी था खत्म हो गया था। कह सकते हैं कि डच का अस्तित्व भारत से समाप्त हो गया। अब पुर्तगाली और डच के बाद जो तीसरे भारत में यूरोपीय अस्तित्व हमको देखना है, वो है फ्रांसीसी। फ्रांसीसी कंपनियों का आगमन जो होता है, तो इसकी स्थापना, जो फ्रांसीसी कंपनी थी, इसकी स्थापना फ्रेंकोइस मार्टिन ने की थी। किसने की थी? फ्रेंकोइस मार्टिन ने की थी 1664 ईस्वी में। याद रखिएगा कि फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना भारत में फ्रेंकोइस मार्टिन ने 1664 में की। सबसे पहले फ्रांसीसियों ने 1674 में पांडिचेरी, माही और कराईकाल की स्थापना की। ये 3 जगह की स्थापना फ्रांसीसियों द्वारा 1674 में की गई। बंगाल में कुछ वर्षों के बाद चंद्रनगर की स्थापना की। कुछ वर्षों के बाद, यानी कुछ समय के बाद, बंगाल में चंद्रनगर नामक जगह की स्थापना की। और फिर 1734 में पटना में एक माल गोदाम की स्थापना की गई। 1757 ईस्वी में अंग्रेजों ने बंगाल में स्थापित चंद्रनगर पर कब्जा कर लिया। देखिए 1757 में अंग्रेजों ने चंद्रनगर पर कब्जा कर लिया। इसी दौरान एक फ्रांसीसी यात्री जिसका नाम एम जियालो था, वो 2 मई
1757 को गंगा के रास्ते भागलपुर पहुंचता है। फ्रांसीसी यात्री के यह फ्रांसीसी कंपनी का गवर्नर बनकर वो 2 मई 1757 को भागलपुर पहुंचा और फिर 3 जून को भागलपुर से पटना पहुंचता है। उस समय पटना के गवर्नर जनरल जो थे राजा रमईराम, वो इसका स्वागत करते हैं और इसे पटना में व्यापार करने के लिए पुनः सहायता करते हैं। और पटना का जो गुलजार बाग का इलाका है, यहाँ पर फ्रांसीसी कंपनियों के लिए कोठी की स्थापना होती है। लेकिन इसी बीच 1761 ईस्वी में पांडिचेरी पर अंग्रेज अधिकार कर लेते हैं। ये 1757 था, ये वो समय था जब प्लासी का युद्ध हुआ और प्लासी के युद्ध में अंग्रेज जीत गए थे। अंग्रेज अपना पांव पसार रहे थे और इधर फ्रांसीसी भी अपने कंपनी के मजबूत करने की कोशिश कर रहे थे। 1761 में यानी कि बक्सर के युद्ध से पहले, बक्सर का युद्ध तो 1764 में होता है, 1761 में पांडिचेरी पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। पांडिचेरी जो भारत में अंग्रेजों का पहला स्थल था जो उन्होंने स्थापित किया था, उस पर कब्जा होते ही फ्रांसीसी कमजोर पड़ने लगे। लेकिन 1763 में पुनः पांडिचेरी को अंग्रेजों से फ्रांसीसियों ने वापस ले लिया। लेकिन वापस तो इन्हें मिला, लेकिन इनकी शक्ति कमजोर पड़ने लगी थी। 1793 में जब कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल बनते हैं, तो ये वो समय था जब फ्रांसीसी शक्ति कहीं ना कहीं समाप्त हो रही थी। फ्रांसीसियों का अस्तित्व नष्ट हो रहा था। कॉर्नवालिस 1793 का जो पीरियड है वो फ्रांसीसियों के पतन का पीरियड है। फ्रांसीसियों का पतन हो रहा था और अंततः 1814 में फ्रांसीसी कंपनी का अस्तित्व भारत से समाप्त हो गया। फ्रांसीसी कंपनी नष्ट हो गई। आइए हम अब देखते हैं डेनिश और अंग्रेजी कंपनियों को। इसके बाद हम लोग फ्रांसीसियों के बाद देखेंगे डेनिश को। डेनिश ये डेनमार्क के निवासी थे। जैसे कि आपने पहले देखा कि पुर्तगाली पुर्तगाल के थे, डच हॉलैंड के थे, फ्रांसीसी फ्रांस के थे और डेनिश ये डेनमार्क के निवासी थे। प्रारंभ में तो डेनिश के और अंग्रेज़ों के संबंध अच्छे रहते हैं, क्योंकि पटना में व्यापार करने की अनुमति डेनिश ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ही ली थी। भारत में ये आने वाली सबसे अंतिम यूरोपीय कंपनी थी जो डेनिश थी। 1774-75 में इन्होंने पटना में अपनी फैक्ट्री अंग्रेजी कंपनी के आज्ञा से खोली। ये भी भारत के बिहार से मुख्य रूप से शोरा का व्यापार करते थे। शोरा जो कि यूरोपियों को बिहार से सबसे बड़ी मात्रा में मिलता था, इसका प्रयोग बारूद बनाने में होता था। परंतु आगे जाकर हम देखते हैं कि 1801 ईस्वी में ब्रिटेन और डेनमार्क के बीच युद्ध छिड़ जाता है। उस युद्ध का परिणाम बिहार में डेनिश कंपनियों को झेलना पड़ता है, क्योंकि 1801 के ब्रिटेन डेनमार्क युद्ध के बाद जो ब्रिटेन ने पटना में डेनिशों की माल गोदाम थे उसको अपने कब्जे में ले लिए। अब डेनिश के माल गोदाम जब अंग्रेज़ों के कब्जे में गए तो अंग्रेज़ और ब्रिटेन के बीच, मतलब ब्रिटेन और डेनमार्क के बीच एक संधि हुई जिसे अमिया की संधि के नाम से जानते हैं। 1802 ईस्वी में आमिया की संधि के तहत जो डेनमार्क के डेनिश के माल गोदाम अंग्रेज़ों ने अपने अधिकार में ले लिए थे वो पुनः वापस दे दिए गए। तो 1802 में आप देख सकते हैं यहाँ सब कुछ लिखा हुआ है कि 1802 में आमिया की संधि हुई और पुनः वापस दे दिया गया उनके माल गोडाउन को। 1845 ईस्वी में 1845 ईस्वी में जो भी बिहार में डेनिश के माल गोदाम थे, फैक्ट्री थे, यानी कि जो भी उनके यहाँ पे कारखाने थे, इन सब को अंग्रेज़ों ने अपने अधीन कर लिया और डेनिश को यहाँ से भगा दिया। यानी कि डेनिश आए तो सबसे अंत में थे, लेकिन अंग्रेज़ों ने उनका यहाँ से तुरंत ही सफाया कर दिया, क्योंकि अंग्रेज़ यहाँ एक लंबी पारी खेलना चाहते थे। वो यहाँ की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति को समझ रहे थे। तो अब हम सबसे अंत में देखेंगे सबसे लंबे समय तक बिहार और भारत में व्यापार करने वाले
अंग्रेज़ों की स्थिति। तो अंग्रेज़ 1691 में पटना के गुलजार बाग में अपना माल गोदाम की स्थापना करते हैं। 1600 गुलजार बाग पटना में है। 1664 ईस्वी में जिसने 1619 में आपने देखा कि गुलजार बाग में माल गोदाम की स्थापना हुई, लेकिन उससे पहले ही बिहार में जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कारखाने थे उनका प्रमुख बनाकर जॉब चरनाक को भेजा गया था। ये वही जॉब चरनाक था जिसने कलकत्ता नगर की स्थापना की थी। कलकत्ता का डिजाइन कार्य था, वास्तुकार ये था। 1713 ईस्वी में जब औरंगजेब के बाद एक लॉन्ग डिस्टेंस तो आप नहीं देख सकते हैं क्योंकि 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु होती है और उसके बाद 1713 ईस्वी में फारूक सैयार ने ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि अंग्रेज़ों से पटना में कहा कि आप अपनी कोठी बंद कर दीजिए, अपनी फैक्ट्री बंद कर दीजिए, पटना में आप व्यापार, बिहार में आप व्यापार नहीं कर सकते। तो इसके बाद लेकिन अंग्रेज भी कूटनीतिक थे, उनके पास भी बहुत सारी पॉलिसीज थी। पुनः 5-4 साल के बाद ही 1717 में ये पुनः फारूक सैयार से बिहार में व्यापार करने की अनुमति ले लेते हैं और इसके बाद 1718 ईस्वी में पुनः पटने में अपने कारखाने का शुरुआत कर देते हैं। जो इनका कारखाना था वो पुनः चालू हो जाता है 1717 में अनुमति मिलने के बाद 1718 में। इसके बाद आप देखेंगे कि 1750 में बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां वो पुनः बंद कर देते हैं क्योंकि उस समय बिहार बंगाल का अंग था। तो वो पुनः कहते हैं कि नहीं, आप पटना में व्यापार नहीं कर सकते। लेकिन उनके मना करने के 5 साल के बाद ही 1755 में हॉलवेल आपको याद होगा, सिराजुद्दौला के ब्लैक होल घटना से संबंधित है। हॉलवेल वह व्यक्ति था जो ब्लैक होल घटना का चश्मदीद था। हॉलवेल वो व्यक्ति है जिसके नाम पर ब्लैक होल घटना के याद में हॉलवेल मेमोरियल हॉल बनाया गया था, जहाँ से सुभाष चंद्र बोस ने आंदोलन की शुरुआत की थी। तो 1755 में हॉलवेल ने पुनः फैक्ट्री शुरू करने का जो अपना प्रयास था सफल किया और 55 में 50 में बंद हुआ। 55 में पुनः फैक्ट्री स्थापित होती है। इसी दौरान अलीवर्दी खां की मृत्यु हो जाती है और बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला बनता है, उसका नाती। बड़ी ही राजनीतिक उथल पुथल हम लोग पढ़ेंगे बंगाल के बारे में, तो उसके बारे में भी आपसे बात करेंगे। 1757 में प्लासी का युद्ध होता है और सिराजुद्दौला इस युद्ध में समाप्त हो जाता है। पुनः 1764 में बंगाल के नवाब, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और दिल्ली के मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के भी ये तीनों प्रमुख शक्ति के साथ अंग्रेज अधिकारी हेक्टर मुनरो युद्ध करते हैं। यहाँ देखिए 1764 में मुनरो पटना पहुंचे थे, यही हेक्टर मुनरो थे और इन्होंने भारत की 3 प्रमुख शक्ति दिल्ली के शासक, अवध के शासक और बंगाल के शासक को हराया और अंततः 1765 में इलाहाबाद की संधि के साथ बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर ली। अब बंगाल, बिहार और उड़ीसा कंपनी के अधीन हो गया, कंपनी का शासन यहाँ कायम हो गया। इस तरह भारत में अंग्रेज़ों ने अपना वर्चस्व स्थापित किया। तो आज हमने पढ़ा भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन तो था ही, हमने बिहार के संदर्भ में यूरोपीय कंपनियों का आगमन पढ़ा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा और कोशिश कीजिएगा कि इसे नोट्स बनाकर कॉपी पे लिख लें। आज का हमारा प्रश्न है कि भारत में पहली बार अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुई? प्रश्न ध्यान से सुनिएगा। भारत में पहली बार अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुई? आपके उत्तर कमेंट बॉक्स में हो, ये मैं आशा करती हूँ। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक में। बाय बाय।